हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला अध्याय। माया के कपूर हाउस में जाते ही एक अंधेरे सड़क से एक आदमी निकला। वह सामने लड़खड़ाते हुए जा रहे विक्रांत को देख रहा था। ये आदित्य था। उसने कहा, ये माया और विक्रांत कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? पता करना पड़ेगा। वह घर आया और सीधे संस्कार के कमरे में चला गया। संस्कार उस वक्त बिस्तर पर सो रहा था। उसने लाइट ऑन करते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। संस्कार ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, जरूरी नहीं है तो बाद में कर लेना। आदित्य कमरे में रखे चेयर पर बैठते हुए बोला, जरूरी नहीं होता तो इतनी रात को परेशान नहीं करता। संस्कार उठकर बैठ गया और उसे देखने लगा। आदित्य ने पूछा, माया कपूर हाउस में क्या कर रही है? संस्कार बिस्तर पर टेक लगाते हुए बोला, डॉक्टर अंजलि कपूर लेकर आई है उसे। शिवी बता रही थी उसके घर में कोई नहीं है और उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा। आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। संस्कार ने उसे देखते हुए पूछा, साफ साफ कहो जो भी कहना है। आदित्य उसे देखते हुए बोला, अभी अभी विक्रांत को देखा, मिलने आया था माया से। उसे कुछ देकर गया है। वो लोग चोरी चुपके मिल रहे थे और विक्रांत को काफी चोट आई थी, जैसे किसी ने उसे बुरी तरीके से पीटा हो। संस्कार सोचने लगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आदित्य बोला, उसे देखने के बाद एक और ख्याल मेरे दिमाग में आया। संस्कार गौर से उसे देखने लगा। आदित्य आगे बोला, उस दिन जब हॉस्पिटल में वो आदमी अथर्व को इंजेक्शन देने आया था, पीछे से देखकर ऐसा लगा जैसे उसमें और विक्रांत में कुछ खास अंतर नहीं है। वही कद काठी और आज उसने भी उसकी तरह हुडी पहन रखी थी। संस्कार ने उसे देखते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो कि वो आदमी विक्रांत था? आदित्य खड़ा होते हुए बोला, समझदार को इशारा काफी है, सीवी को सतर्क कर दो। वह चला गया। संस्कार ने अपना फोन उठाया और एक मैसेज छोड़ दिया। अगली सुबह करण जी ने मॉर्निंग वॉक से आते ही शैलेश जी को कॉल किया। तुम्हें नहीं लगता आकर कभी कभी अपनी बेटी से मिल लेना चाहिए? शैलेश जी कसरत कर बैठे ही थे। उन्होंने पानी पीते हुए कहा, अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ है उसे बिना देखे। करण जी मुस्कुराए। उसकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आ गई है। उसकी सासू माँ उसकी सौतन को घर ले आई हैं। शैलेश जी हंसते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, उसके लिए मेरी बेटी ही काफी है। 4 दिन में उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी। करण जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, तो तुम मेरी पत्नी को नहीं जानते, इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेगी। घर आकर नाश्ता कर लो, वैसे भी अकेले ही रहते हो, न शादी की न बच्चे पैदा किए। कॉल कट हुआ। शैलेश जी बोले, वैसे एक बार अपनी आंखों से माया को देख लेना चाहिए मुझे। वैसे एक बार अपनी आंखों से माया को देख लेना चाहिए मुझे। 1 घंटे के अंदर शैलेश जी कपूर हाउस आए हुए थे। अथर्व ने उन्हें देखते ही कहा, अच्छा खेल खेलते हैं आप अंकल। शिवांगी को मेरे सामने के घर में रख कर मुझसे कहते रहे आपको नहीं पता वो कहाँ है। शैलेश जी ने जूस का ग्लास उठाते हुए कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने बताया नहीं था वो तुम्हारी बीवी है। मैं शिवांगी को तुमसे ज्यादा मानता हूँ और इसलिए उसकी इच्छा का मान ज्यादा रखूंगा। अथर्व ने शिवी को देखा जो उसके लिए नाश्ता निकाल रही थी। वह डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। ईशान भी उनके साथ नाश्ता करने नीचे आया। कृतिका शैलेश जी को देखते ही उनके पास आई और पूछी, कैसे हैं आप अंकल? शैलेश जी ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? कृतिका मुस्कुराई, ठीक ही हूँ, बस अगर डैड थोड़ा काम कम दें तो मैं भी बहुत अच्छी रहूँगी। फिर उनके सामने बैठते हुए बोली, आप हमेशा अकेले क्यों आते हैं? अपने किसी कलीग को लेकर क्यों नहीं आते? खासकर उन्हें जिन्होंने भाई को एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया था आपके साथ। शैलेश जी की नज़र डाइनिंग टेबल के पास बैठी सीवी पर चली गई। कृतिका आगे बोली, और किसी को नहीं तो आप मंजीत को तो घर लेकर आ सकते हैं ना, वो तो पहले भी घर आ चुका है। शैलेश जी मुस्कुराए,
लगता है आपको मंजीत काफ़ी अच्छा इंसान लगा। कृतिका के चेहरे पर यह सुनते ही मुस्कान आ गई। उसके जैसे लोग आजकल देखने को भी कहाँ मिलते हैं। सबकी इतनी परवाह करने वाले और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाले, अपनी फैमिली का मान रखने के लिए बिना जाने देखे किसी लड़की से शादी कर रहे हैं। सिवी ने चोरी से कृतिका को देखा और मन में बोली, कृतिका को मंजीत में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तभी कृतिका ने पूछा, आप क्या मुझे उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? शैलेश जी ने कृतिका के हाव भाव को देखा, फिर मुस्कुराकर एक नज़र शिवी और अथर्व को देखा। वह बोले, कृतिका, कहीं आपको मंजीत पसंद तो नहीं आ गया? कृतिका ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर बोली, अगर उनकी शादी पहले से तय नहीं होती तो मैं उनसे ही शादी करती। शिवी ये सुनते ही जोर जोर से खांसने लगी। अथर्व ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, आराम से खाओ, खाना भाग नहीं रहा। शिवी ने पानी पीते हुए कृतिका को देखा। मंजीत ने ऐसा भी क्या किया कि उन्हें वो इतना पसंद आ गया? अगर उन्हें सच पता चल गया तो अथर्व और कृतिका दोनों ही मुझे नहीं छोड़ने वाले। ईशान ये सब देख रहा था। नाश्ते के बाद अथर्व और शिवी अथर्व के कमरे में आए। शिवी उसे हल्के फुल्के मसाज देकर चली गई। जैसे ही शिवी वहां से निकली, ईशान कमरे में आया और अथर्व के पास बैठते हुए पूछा, तुम मंजीत को कितना जानते हो? अथर्व ने सोचते हुए कहा, अच्छा लड़का है, जितने दिन रहा काफी ख्याल रखा मेरा, ऐसा लगा जैसे कोई अपना था। तो क्यों पूछ रहा है ये? ईशान ने दुखी होते हुए कहा, तेरी इकलौती बहन के लिए बुरा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को उसने पसंद किया और वो लड़के की पहले से किसी से शादी तय है। अथर्व ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ईशान बोला, वैसे मैं जानता हूँ वो लड़का कहाँ है। अथर्व ने उसे सवालिया नजरों से देखा। वह बोला, तुझसे ज्यादा दूर नहीं है, समझ तेरी नजरों के सामने है वो। तुझे याद है शिवांगी को मेरा पूरा नाम नहीं बताया था, फिर भी उसे पता था, लेकिन मंजीत को मैंने अपना पूरा नाम बताया था। अथर्व सोचने लगा। मंजीत की आंखें देखी हुई लगी थी। मैंने इस बात को इसलिए इग्नोर कर दिया था क्योंकि मंजीत एक लड़का था। वह बाथरूम में बहुत हेजिटेट कर रहा था। इसका मतलब? ईशान मुस्कुराया। ध्यान से उसकी शक्ल याद कर और फिर अपनी शिवांगी की। क्या पता कुछ खास समानता याद आ जाए। आज जब कृतिका ने मंजीत की बात की तो शैलेश अंकल की नज़र सीधे शिवांगी पर गई थी। यहाँ तक जिन कॉलीग ने तुझे उनके साथ हॉस्पिटल पहुँचाया था, उनका जिक्र करने पर भी उन्होंने उसी तरफ देखा था। अथर्व ने गुस्से से कहा, अब समझ आया। मुझे हॉस्पिटल में ऐसा क्यों लगा जैसे शिवांगी मेरे आसपास थी और घर आते ही उसकी कमी खलने लगी। उसने ईशान को देखा। मेरा एक काम करेगा, मेरा एक काम करेगा। ईशान ने खड़े होते हुए कहा, मुझे पता है तेरा कौन सा काम है, बस अपनी धर्म पत्नी की एक फ़ोटो भेज दे, 5 मिनट में हो जाएगा। वह अपने कमरे से अपना लैपटॉप लेकर आया और उसमें कुछ करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने उसकी तरफ स्क्रीन घुमाई। वहाँ मंजीत का चेहरा था। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की के कितने रूप हैं। ईशान ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, सोच अथर्व, तेरी बीवी होते हुए भी उसने तेरी बहन पर डोरे डाले। तेरी बहन तेरी बीवी को पसंद करने लगी है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कृतिका को अगर उसकी ये सच्चाई पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। तभी शिवांगी अथर्व के लिए फल लेकर आई और उसके बगल में बैठ उसकी तरफ उसका एक टुकड़ा बढ़ा दिया। अथर्व उसके हाथ से सेब खाते हुए बोला, शिवांगी, तुम शैलेश अंकल को जानती हो ना? शिवांगी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने आगे पूछा, तब तो तुम मंजीत को भी जानती होगी। शिवांगी के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने मन में कहा, अब इन्हें क्यों याद आ रही है मंजीत की? उसने कहा, वो 1-2 बार मिली हूँ। अथर्व बोला, तो तुम कृतिका के लिए उसका नंबर क्यों नहीं दे देती? शैलेश अंकल ने तो कहा वो मंजीत से पूछकर ही नंबर देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कृतिका को इतना इंतज़ार करना पड़े। शिवांगी ने दांत दिखाते हुए मन में कहा, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें पता चल गया कि मंजीत मैं हूं तो एक और क्राइम जुड़ जाएगा मेरी लिस्ट में। पकड़ी जाऊं उससे पहले भाग जाओ सिवी।
उसने सेब का दूसरा टुकड़ा उठा अपने मुंह में डालते हुए कहा, मैं अपनी टेम्पररी सौतन से मिलकर आती हूँ। माया ने अपने कमरे में एक बैग से एक छोटा सा सफेद रंग का बॉक्स निकाल उसे खोला। उसमें दवाइयों से भरा हुआ एक इंजेक्शन था। उसने उसे हाथ में लेते हुए कहा, बस मौका मिलते ही ये अथर्व की बॉडी में इंजेक्ट करनी है। उसने एक और ग्रे कलर का बॉक्स निकाला जो कल रात विक्रांत ने उसे दिया था। उसमें 2 इंजेक्शन थे। उसने एक गहरी सांस ली, एक इंजेक्शन उठाया और उसे अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में इंजेक्ट कर लिया। फिर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। वह दूसरे इंजेक्शन को देखते हुए बोली, 1 हफ्ते बाद ये दूसरा इंजेक्शन लेना है और फिर शायद मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। इसलिए मुझे इसी 1 हफ्ते में अथर्व को इंजेक्शन देना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने तुरंत दोनों बॉक्स को तकिए के नीचे छुपा दिया, फिर दरवाजा खोला। सामने शिवी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। वह अंदर आते हुए बोली, आपकी एक्सरसाइज करवाने आई हूँ। वह बिस्तर पर बैठ गई। माया उस तकिए के सामने बैठ गई जिसके नीचे उसने वो दोनों बॉक्स रखे थे। शिवी उसके सामने बैठकर उसके हाथ को एक्सरसाइज करवाने लगी। वह उसे इंस्ट्रक्शन दे जाने लगी तो माया ने कहा, वैसे तुम सच में अपने काम में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी एक्सरसाइज से ऐसा लगने लगा है जैसे मेरे हाथों में जान आने लगी है। शिवी मुस्कुराई। वह आगे बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी शिवांगी। तुम्हें तो पता है ना, अथर्व और मेरे बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो अथर्व का दिल जीतने में? शिवांगी ने भौहें उचका उसे देखा। मेरा बस चले तो तुम्हें अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूं इस घर से, खासकर जब मुझे पता है कि तुम झूठ की देवी हो। फिर बोली, माया जी, आप शायद कुछ गलत समझ रही हैं। मैं डॉक्टर कपूर की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, दोस्त नहीं। अगर आपको मदद चाहिए तो आप उनके दोस्त ईशान जी को क्यों नहीं कहती? वह बाहर निकल गई। माया ने दरवाजे को देखते हुए कहा, जितना सोचा था उससे ज्यादा चालाक है ये लड़की। शिवी अथर्व के कमरे में आई। अब तक ईशान अपने कमरे में चला गया था। अथर्व भी अपने स्टडी रूम में था जो उसके रूम से कनेक्टेड था। वह लैपटॉप पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। शिवी ने उसे देखते हुए पूछा, आप आराम क्यों नहीं कर रहे? अथर्व ने उसे अपने बगल वाले चेयर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही वह बोला, तुम्हें पता है ये वो रिसर्च है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने सोचा है कि अपनी रिसर्च का पहला सब्जेक्ट मैं बनूं। शिवी ने परेशान हो कहा, कुछ गलत हुआ तो? अथर्व उसका हाथ पकड़कर बोला, अगर मुझे खुद के ही ट्रीटमेंट पर यकीन नहीं होगा तो किसी और को यकीन कैसे करने को कहूँगा? तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखूँगा। वैसे भी अब मेरा तन मन धन सब तुम्हारा है, ऐसे इसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकता। शिवी शर्माते हुए नीचे देखने लगी। वह धीरे से उसके कान में बोला, वैसे ही तुम भी तो हर तरीके से मेरी हो। इधर माया को अंजलि जी ने अपने कमरे में बुलाया था। माया के आते ही उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने पूछा, माया, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो ना? माया ने कहा, नहीं आंटी, मैं आपसे भला क्या छुपाऊंगी। अंजलि जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कभी भी मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है माया, ना मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ना ही इस घर में जगह पाने के लिए। माया ने मन में कहा, अब इन्हें किस बात पर शक हो गया? कहीं अथर्व की बात पर यकीन तो नहीं हो गया? उसने कहा, आंटी, मैं जानती हूँ अथर्व की बात सुनने के बाद आपके दिल में शक आया होगा, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। अथर्व के एक्सीडेंट के बाद डैड इस बात को लेकर नाराज थे कि मैं अथर्व से रिश्ता रख रही हूँ, इसलिए मुझे उनसे छुपकर अथर्व से मिलने आना पड़ता था। उन्होंने लोग लगा रखे थे ताकि मैं उनकी बात मान अथर्व को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। कैसे करती? पहली मुलाकात में ही उससे एक अलग सा लगाव हो गया और अब अथर्व पता नहीं किसकी बातों में आकर मुझ पर शक कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अंजलि जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर यकीन है माया, मैं बस नहीं चाहती कि तुम पर कोई उंगली उठाए। अगर तुम गलत साबित हुई तो मैं गलत साबित हो जाऊंगी। जाओ, जाकर आराम करो। कुछ देर में अंजलि जी अपने स्टडी रूम में बैठी थी।
उन्हें शैलेश जी के साथ हुई बातचीत याद आने लगी जब वो उनसे मिलने हॉल में गई थी। वो बोली, भाभी, क्या आपको पूरा यकीन है कि माया ही वो लड़की है जो रोज अथर्व से मिलने जाती थी? क्या आपने उसे कभी उसके साथ देखा या किसी और ने देखा? अंजलि जी ने उन्हें देखा। वो झूठ क्यों बोलेगी? फिर नर्स ने कहा तो था, वही थी जो हमारे जाने के बाद भी अथर्व के साथ रुकी हुई थी। शैलेश जी मुस्कुराए। कभी कभी जो हम समझते हैं वह होता नहीं है, और वैसे भी कहा जाता है आंखों देखी पर ही यकीन करना चाहिए। वह यादों से बाहर आई। उन्होंने किसी को कॉल किया और पूछा, अथर्व जब हॉस्पिटल में कोमा में था तब की सीसीटीवी फुटेज भेज सकते हैं आप? सामने से कुछ कहा गया। उन्होंने जवाब दिया, मैं इंतज़ार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे, लेकिन मुझे पूरी फुटेज चाहिए, बिना एक सेकंड मिस किए। विधि रोज की तरह सिस्टम के सामने बैठी काम कर रही थी। तभी उसके आंखों पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? विशाल उसके पीछे खड़ा था। उसने कहा, मुझे लगा पूरा दिन इस तरह स्क्रीन देखने से तुम्हारी आंखें थक जाती होंगी, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेकर आया हूँ ताकि आंखों को आराम मिले। विधि ने अपना सिर सीट पर टिका दिया। बहुत आराम मिल रहा है। तभी उसे अपने कंधों पर दबाव महसूस हुआ। विधि ने आई मास्क हटाते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है विशाल। विशाल ने हंसते हुए कहा, देखभाल की जरूरत किसे नहीं होती। विधि ने सीधे होते हुए कहा, बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए। विशाल उसके बगल में बैठा और बोला, मानता हूँ विधि कि हम में से किसी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें देखभाल का भी हक नहीं है। हम सब एक दूसरे का परिवार बन सकते हैं। उस दिन आदित्य ने कितने अच्छे तरीके से सीवी को विदा किया था, भाई बनकर। वैसे ही हम दोनों में भी तो कोई रिश्ता हो सकता है ना? विधि नीचे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने कहा, लेकिन रिश्ते के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और उसे खोने का डर भी। जिस दर्द को मैं एक बार महसूस कर चुकी हूँ, उसे दोबारा नहीं करना चाहती। वह खड़ी होकर जाने लगी जब पीछे से विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसके पास आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, यह दर्द हमें एक दूसरे से जोड़ता भी तो है। मैंने भी अपना परिवार खोया है तुम्हारी तरह। हम दोनों एक दूसरे का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, विधि, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा परिवार बनोगी? क्या तुम मुझे अपना परिवार बनाओगी? क्या हम दोनों एक दूसरे का दर्द बांटकर कम नहीं कर सकते? विधि ने उसकी आंखों में देखा जहां आंसू छलक आए थे। वह बोला, क्या हम एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? विधि के पलकों पर ठहरे आंसू गाल पर बहने लगे। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में जितना भी दर्द था, आज वह उस पानी के साथ बाहर निकल रहा था। विशाल ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया, फिर उसे गले लगा लिया। कुछ देर तक विधि बिना किसी प्रतिक्रिया की खड़ी रही। फिर उसने भी अपने हाथ उसके पीठ पर रख दिए। विशाल ये महसूस करते ही मुस्कुराया। जहाँ विधि और विशाल एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे थे, वहीं संस्कार और आदित्य एक कार में पूरे शहर के चक्कर काट रहे थे। संस्कार बोला, वो माहेश्वरी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, जैसे कभी था ही नहीं। आदित्य को कोई जवाब ना देते देख उसने उसे देखा। वह खिड़की से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में था। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो इस तरह? आदित्य ने उसे देख कहा, यह भी तो हो सकता है ना कि हम गलत जगह तलाश कर रहे हैं। मतलब? संस्कार ने पूछा। वह बोला, क्यों ना हम विक्रांत पर नजर रखें, शायद वही सारी कड़ी जोड़ दे। संस्कार बोला, अगर विक्रांत पर तुम्हारा शक गलत निकला तो हमारा वक्त बर्बाद होगा और कुछ नहीं। आदित्य ने आंखें रोल की, जैसे अभी नहीं हो रहा। संस्कार ने कुछ देर सोच एक गहरी सांस छोड़ी। बात तो सही है, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ करना होगा। शाम के वक्त शिवी अथर्व को एक्सरसाइज करवाने आई। ईशान सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। उसने सीवी के उसे घूरने पर कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला,
तुम मेरे सामने ही उसे एक्सरसाइज करवाओगी? शिवी ने उसे आंखें छोटी कर घूरा। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में उनको अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी? ईशान ने अपना लैपटॉप आवाज के साथ बंद किया, फिर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, मुझे तुम्हारी नीयत पर शक है। शिवी ने भी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे उनके लिए अपनी नीयत बिगाड़ने का पूरा हक है। ईशान नकली हंसी हंसा। हा हा हा, जोक ऑफ द सेंचुरी। शिवी ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा मेरे भागने को लेकर कुछ भी कहा तो तुम्हें कहीं भागने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ईशान ने उसे आंखें छोटी कर देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता? वो तो छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता और तुम अथर्व की बीवी हो। शिवी ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अथर्व को एक्सरसाइज करवाने लगी। वह उसके हाथ और शोल्डर्स के कुछ एक्सरसाइज करवाने के बाद उसकी पैरों का मसाज करने लगी। तभी ईशान जो सोफे पर बैठा उन्हें देख रहा था, उसकी नज़र अथर्व के शरीर के निचले हिस्से पर गई और उसने सोफे पर रखा चादर उठाकर उसके कमर के आसपास के एरिया में पूरी तरीके से ढक दिया। शिवी कंफ्यूज हो उसे देखने लगी। ईशान बोला, क्या कर रही थी तुम? शिवी ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा? वही कर रही हूँ जो रोज करती हूँ, उनके पैरों की एक्सरसाइज, ताकि उनके पैरों में ब्लड फ्लो अच्छा रहे। ईशान ने अथर्व को और ठीक से ढकते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ तुम किस जगह का ब्लड फ्लो बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें अथर्व के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। अभी उसकी ऐसी हालत नहीं कि वो उस तरीके की एक्सरसाइज कर सके। उसे इस मामले में आराम की जरूरत है। शिवी ने कंफ्यूज हो पूछा, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। ईशान ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे जताने की जरूरत नहीं है जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही थी ना? मैं तुम जैसी बहुरूपिया लड़की को उसके आसपास नहीं रहने दूंगा। क्या पता कल को तुम उसे धोखा दे दो। शिवी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए पूछा, मैंने किया क्या है? ईशान घुटनों के बल बिस्तर पर बैठा। हमें पता है तुम ही मंजीत हो और अथर्व की बीवी रहते हुए तुमने कृतिका को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। ईशान ने उसकी नकल उतारी। अब बोलो, मैंने किया क्या है? शिवी बेयकीनी से उसे देखने लगी। तभी ईशान बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ना? अथर्व की बीवी होते हुए उसकी ही बहन को रिझाने की कोशिश करते हुए। शिवी ने सफाई दी, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ईशान बोला, तो वो तुम पर लट्टू कैसे हो गई? तुम दोनों में तो हार्मोनल अट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। शिवी ने खुद से कहा, इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। ईशान बोला, मैं जवाब देता हूँ। तुम दोनों भाई बहन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें अथर्व को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वह अथर्व के बगल में लेट गया। उसने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया, फिर अपना एक पैर अथर्व के पैरों पर रखते हुए बोला, खबरदार उसका फायदा उठाने की कोशिश भी की तो। शिवी ने जलती निगाहों से ईशान को देखा। वो उसकी जगह थी जिस पर ईशान कब्जा किए लेट गया था। शिवी ने उसे देखते हुए कहा, मैं 5 तक गिन रही हूँ। अगर तुमने उन्हें नहीं छोड़ा तो मैं किसी को पकड़ने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ईशान ने उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा, तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगी? तुम तो अथर्व को नहीं छोड़ना चाहती, किसी को मुंह दिखाने के लायक। भूल गई हो अभी भी घर वालों और समाज की नज़र में तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, इसलिए तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर उसने अथर्व के गाल को पकड़ते हुए पूछा, सच सच बता, मेरी गैर मौजूदगी में ये लड़की तेरे साथ क्या क्या करती है? शर्मा मत और डर तो बिल्कुल भी मत। अथर्व ने उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा, वो कुछ नहीं करती, लेकिन तेरी हरकतें मुझे अजीब जरूर लग रही हैं। ईशान उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिका उसके ऊपर आते हुए बोला, भूल गया जब तू दिल्ली में रहता था तब हम दोनों कैसे एक दूसरे को बाहों में लेकर सोते थे। तू हमेशा कहता था तुझे मेरी बाहों में सुकून भरी नींद आती है, और आज तुझे मेरी हरकतें अजीब लग रही हैं। उसने गर्दन घुमाकर शिवी को देखा। जरूर इस लड़की ने तेरे साथ कुछ किया है,
वरना मेरे प्यारे दोस्त को मेरा प्यार बुरा कैसे लग सकता है। तभी वो जोर से चीख उठा, आह! उसके बाल शिवी के हाथों में थे। वह उसे बालों से पकड़ पीछे करते हुए बोली, मैंने कहा ना उनसे दूर रहो। ईशान ने खड़े हो उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे बालों को छोड़ दो शिवांगी, वो मेरी पूरी बॉडी की सबसे बेस्ट चीज है। अगर मेरा बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिवांगी ने फिर भी नहीं छोड़ा। तभी ईशान ने झट से उसके बालों को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के साथ खींचातानी करने लगे। अथर्व बैठते हुए बोला, क्या बचपना है तुम दोनों का। अब तक बहस करते थे, उससे दिल नहीं भरा जो अब इस तरह मारपीट पर उतर आए। ईशान ने उसे देखते हुए कहा, अपनी बीवी को समझा दे अथर्व, मेरे बाल छोड़ दे, वरना तुझे गंजी बीवी से काम चलाना पड़ेगा। शिवी ने उसे देखा, आप इससे कहिए मेरे बाल पहले छोड़े, वरना गंजे होने की वजह से जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी। अथर्व ने कहा, मैं 3 तक गिनता हूँ, तुम दोनों एक साथ एक दूसरे के बाल छोड़ने वाले हो। जिसने नहीं छोड़ा उससे मैं 2 दिन बात नहीं करूँगा। 1 2 3। दोनों ने एक साथ एक दूसरे के बाल छोड़ दिए। ईशान अपने बालों को हाथों से ठीक करते हुए बोला, अच्छा हुआ मेरा एक भी बाल टूटा नहीं, वरना मैं तुम्हें गंजी बनाकर ही छोड़ता। शिवी ने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें अभी भी गंजा बना सकती हूँ। उसके हाथ ईशान के बालों तक पहुंचते उससे पहले ही उसने उसका हाथ रोक दिया। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अथर्व ने अपना सिर पकड़ लिया। कुछ ही देर में ईशान दीवार से लगा हुआ था और उसका एक हाथ मोड़कर शिवी ने पीठ पर कर रखा था। वह अथर्व को देखते हुए चिल्लाया, अभी भी वक्त है अथर्व, इस लड़की से अपना पीछा छुड़ा ले। जैसे आज मुझे पीट रही है कल तुझे भी पीटेगी। शिवी ने सफाई दी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अथर्व ने कड़ी आवाज में कहा, छोड़ो उसे शिवांगी। शिवी ने मुंह बनाते हुए उसे छोड़ दिया। जैसे ही ईशान छूटा वह अथर्व की तरफ जाने लगा। यह देख शिवी भी बिस्तर की तरफ भागी। दोनों एक साथ बिस्तर पर चढ़े। अथर्व के बाईं तरफ शिवी तो दाईं तरफ ईशान था। दोनों ही उसे पकड़ने के लिए आपस में हाथापाई करने लगे। तभी अथर्व के कमरे का दरवाजा खुला और तीनों एक साथ उस तरफ देखने लगे। सामने से एक महिला की कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? यह अंजलि जी थी जो माया के साथ खड़ी थी। ईशान और शिवांगी एक साथ बिस्तर से खड़े हो गए। वह अंदर आई और तीनों को देखने लगी। अथर्व ने बैठते हुए कहा, मॉम आप यहाँ? अंजलि जी ने उसे देखते हुए कहा, अगर नहीं आती तो पता कैसे चलता यहाँ इलाज के नाम पर क्या हो रहा है। उन्होंने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है शिवांगी। अथर्व ने कहा, मॉम आप गलत समझ रही हैं। अंजलि जी ने उसे हाथ दिखा आगे बोलने से रोक दिया। तभी ईशान बोला, आंटी आप सच में गलत समझ रही हैं। मैं और शिवांगी बस अथर्व को इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे। पूरे दिन यहाँ रहते रहते बोर हो जाता है। अंजलि जी ने उसे देखा, मुझे अगर कुछ सुनना होगा तो मैं शिवांगी के मुंह से सुन लूंगी। तुम दोनों को उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में दोनों बाहर सिटिंग एरिया में थे। अंजलि जी ने पूछा, क्या हो रहा था अंदर? शिवांगी ने कहा, ईशान सर से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी और हम दोनों बस ऐसे ही हाथापाई करने लगे। माया ने कहा, ऐसी कौन सी लड़ाई कर रही थी तुम शिवांगी जो सीधे अथर्व के बिस्तर तक पहुंच गई? अंजलि जी ने कहा, शिवांगी तुम्हें यहाँ उसके इलाज के लिए रखा गया है, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए नहीं। अथर्व को जिसके साथ इतने करीब रहना चाहिए वह उससे दूरी बनाकर बैठा है। उन्होंने माया की तरफ देखा। शिवी ने मन में कहा, तो ये आग माया ने लगाई है। वह मुझे अथर्व से दूर करना चाहती है। लेकिन माया तुम नहीं जानती, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ हुक्म का इक्का है। तुमने पहला वार किया, अब मेरी बारी, देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। माया ने मन में कहा, देखती हूँ शिवांगी, अब तुम्हें इस घर से जाने से कौन रोकता है। क्या माया अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? किस हुक्म के इक्के की बात कर रही है शिवी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।
सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये वीडियो मुझे एक दिन पहले डालना चाहिए था, लेकिन वीडियो पूरा नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बड़ी से बड़ी वीडियो ला सकूँ। कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब होता है तो आइडियाज़ दिमाग में नहीं आते, इसलिए भी वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करने में मुझे थोड़ी देरी हो जाती है। आप लोगों को इस कहानी के इस भाग के लिए इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कोशिश की थी कि आपको इंतज़ार ना करना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब इस बात को समझेंगे और मेरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।